एक ओम को, तो ये क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। एक चीज ये देख लो हम लोग, और इसको हम आगे बढ़ाएं तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू V बाई आई, यही है ना। अब अगर ध्यान से, अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस किसी कंडक्टर के अक्रॉस इंड का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और उसमें 1 एम्पियर का करंट पास कर रहा है, तो R इज इक्वल टू 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। 1 वोल्ट पर एम्पियर आया कि नहीं है, अब आप बोले वोल्ट पर एम्पियर, तो ये 1 ओम रेसिस्टेंस हो गया कि नहीं हो गया। तो कोई भी कंडक्टर के रेसिस्टेंस को 1 ओम कब बोलेंगे, जब उस कंडक्टर का अक्रॉस, कंडक्टर के इंड का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, तब हम बोलेंगे कि उस चार्ज पर 1 ओम का रेसिस्टेंस लग रहा है। फिर से कब बोलेंगे कि 1 ओम का रेसिस्टेंस लग रहा है, जब किसी कंडक्टर के अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, तब हम बोलेंगे कि वो जो चार्ज फ्लो हो रहा है उस पर 1 ओम का रेसिस्टेंस लग रहा है। उतना रेसिस्टेंस से इलेक्ट्रॉन पर उसके फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ 1 ओम। इसको हम अभी लिखवा देते हैं, लिखो सब। बात समझो, डेफिनेशन ऑफ 1 ओम, when a conductor have 1 volt potential difference across its end। अगर कोई कंडक्टर है, इसके इंड के पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट। जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे 10 वोल्ट है तो यहाँ पे कितना होगा, 9 वोल्ट। तब ना पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1 वोल्ट का, एंड 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो थ्रू इट। और इसके थ्रू कितना एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। अभी बताओ, ये 10 वोल्ट से 9 वोल्ट की तरफ कि 9 वोल्ट से 10 वोल्ट की तरफ, क्योंकि करंट का डायरेक्शन होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। जब करंट फ्लो करेगा इधर है ना, बोलो 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा इधर से इधर, और इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट का। तब हम बोलेंगे कि यहां से यहां तक जाने में, मतलब इसमें जाने में चार्जेस पर कंडक्टर के द्वारा कितना रेसिस्टेंस लगेगा, 1 ओम। सिंपल सा बात है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया गया है, शो किया गया है। अब बात ये है कि रेसिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले के बाद कंडक्टर के लेंथ पर। अगर मान लो कि अगर चार्ज यहाँ से फ्लो होकर यहाँ जा रहा है, इतना दूर जा रहा है, तो थोड़ा ही दूर के लिए उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लग रहा है, थोड़ा ही दूर के लिए ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। लेकिन ज्यादा दूर जा रहा है तो ज्यादा देर तक ऑब्स्ट्रक्शन होगा, क्योंकि ज्यादा दूर जा रहा है तो ऑफ कोर्स ज्यादा टाइम लगेगा। तो ज्यादा देर तक उसके ऊपर क्या होगा, कंडक्टर के द्वारा ऑब्स्ट्रक्शन होगा, चार्ज को फ्लो होने में ज्यादा देर तक उसको ओवरकम करना पड़ रहा है। ज्यादा डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक गया तो इतना डिस्टेंस तक ओवरकम करके यहाँ से यहाँ तक गया, ज्यादा डिस्टेंस तक गया, तो ज्यादा डिस्टेंस तक ओवरकम करते हुए गया तो ज्यादा रेसिस्टेंस एक्सपीरियंस होगा कि नहीं इस पर। तो अगर कंडक्टर का लेंथ ज्यादा है, समझ में आ रहा है, तो चार्ज पर कंडक्टर के द्वारा रेसिस्टेंस ज्यादा लगेगा। लेंथ ज्यादा तो रेसिस्टेंस ज्यादा, लेंथ कम तो रेसिस्टेंस कम। तो यहां से हम क्या देखें, ये रेसिस्टेंस कंडक्टर के लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली। अगर लेंथ ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस भी उस पर ज्यादा लगेगा। दूसरा एरिया पर, मतलब जो तार का एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उसके पर भी डिपेंड करता है रेसिस्टेंस। ध्यान से देखो, अगर पतला है, तार पतला है, इलेक्ट्रॉन को पूरा घुसिया मुसिया के, मतलब पूरे मशक्कत करके जाना पड़ेगा। और अगर एरिया ज्यादा है तो फ्रीली फ्लो होके जाएगा, यही होगा ना। अगर एरिया ज्यादा है तो हम फ्लो होकर आराम से चल जाएगा, उसमें ज्यादा भीड़ भड़ाका नहीं होगा, तो आराम से फ्लो करके चल जाएगा। तुम लोग को कहाँ महसूस हो रहा है कि उसको ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा हो रहा होगा, जब तार पतला हो तब, या जब तार मोटा हो तब। जब तार पतला हो तब ज्यादा मशक्कत, ज्यादा रेसिस्टेंस एक्सपीरियंस करते हुए जाना पड़ेगा। नहीं, जब धक्का मुक्की ज्यादा रहेगा तो ओवरकम भी ज्यादा करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। समझ में रहे, अगर अभी ऑफ सीजन में जाओ मंदिर पर जल चढ़ाने,
आराम से खूब फ्रीली दौड़ के जाओगे, चढ़ा दोगे, खूब प्रेम से पूजा करोगे, चले जाओगे। लेकिन जब टाइम होता है, ठीक है, सावन वावन अगर आएगा तो कितना भीड़ भड़ाका होता है, यहाँ से लेकर मंदिर के गेट तक जाने में 1 घंटा से ऊपर लगेगा। अगर आदमी लाइन में लग गया है, बहुत ज्यादा देर लगता है कि नहीं लगता है, समझ में? तो वहाँ पे रेसिस्टेंस, बहुत लोग का भीड़ रहता है, रेसिस्टेंस ऑफर ज्यादा होता है। अब वही अगर एरिया हम बढ़ा दें, लोग उतना ही रहे, एरिया बढ़ा दे, एकदम ज्यादा लोग पास करेगा एक बार में, तो भीड़ थोड़ा सा डेफिनेटली कम हो जाएगा, रेसिस्टेंस डेफिनेटली कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लगभग बात यहाँ पे यही है कि अगर वायर का, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, एकदम आराम से फ्लो होते चल जाएगा, रेसिस्टेंस लगेगा। ऐसा नहीं है कि रेसिस्टेंस नहीं लगेगा, लेकिन उतना ही लंबा तार में पतला एरिया से जो जब फ्लो करता तो जितना रेसिस्टेंस लगता, वही उतना ही बड़का अगर मोटा तार है उसमें रेसिस्टेंस क्या होगा कि कम लगेगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया के अकॉर्डिंग कि जब एरिया है ज्यादा, क्रॉस करने वाला, मैंने जब कोई तार है तो इतना एरिया से क्रॉस कर रहा है, तो ये क्रॉस करने वाला एरिया अगर ज्यादा है, मोटा है ना, तो अगर क्रॉस करने वाला एरिया है ज्यादा, मैंने तार है पतला या मोटा, तब रेसिस्टेंस होगा कम। और जब क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा कम, मैंने तार होगा पतला, तब रेसिस्टेंस होगा ज्यादा। तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो रेसिस्टेंस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो एक चीज देखें लेंथ के अकॉर्डिंग, और दूसरा चीज देखें हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया के अकॉर्डिंग। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो पहले अभी ये दो को देख लीजिए, उसके बाद और आगे वाला कुछ फैक्टर पे हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है? अब इतना बात लिख लिया जाए। देखो अब हम लोग पढ़ रहे थे लोग फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, माने वो फैक्टर क्या क्या है जिसपे कंडक्टर का रेसिस्टेंस डिपेंड करता। ये तो समझ में आ गया कि रेसिस्टेंस कोई भी कंडक्टर का प्रॉपर्टी है, उसके चलते वो क्या करेगा कि चार्ज के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा, रुकावट प्रोवाइड करेगा। तब वो फैक्टर रेसिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है? तो सबसे पहले की बात है लेंथ ऑफ कंडक्टर। बताएं हम, अगर लेंथ होगा ज्यादा तो चार्ज के ऊपर रेसिस्टेंस एक्सपीरियंस होगा ज्यादा, कंडक्टर रेसिस्टेंस ऑफर करेगा ज्यादा। तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। इफ लेंथ इज मोर देन रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय कंडक्टर विल बी मोर। अगर लेंथ ज्यादा रहेगा तो कंडक्टर के द्वारा चार्ज के फ्लो पर रेसिस्टेंस लगेगा ज्यादा ऑब्स्ट्रक्ट करेगा उसको। तो यहाँ पे क्या हुआ, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंडक्टर के लेंथ के। आर का मतलब रेसिस्टेंस और एल का मतलब लेंथ। तो एक तो ये हो गया लेंथ के द्वारा। दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, माने कितना एरिया से, जैसे कि अगर ये मान लो कि कंडक्टर है तो ये इतना एरिया से ना ये पास करते हुए जाएगा, पतला रहेगा तो उतना ही एरिया से पास करते हुए जाएगा, तो पासिंग एरिया यही ना हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तो हो गया हमारा लेंथ, और ये वाला हो गया ये वाला हो गया हमारा पासिंग एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिससे चार्ज पास करते हुए इस लेंथ के कंडक्टर में ट्रेवल करेगा, इस एंड से इस एंड तक। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एरिया है ज्यादा मतलब वायर होगा मोटा, एरिया ज्यादा है तो वायर होगा, कि जितना ज्यादा होगा उतना वायर तो चारों तरफ से मोटा होगा, तो वायर होगा थिक, और उसको चार्ज को फ्लो करने में फैली होगा, आसानी होगा, ऑब्स्ट्रक्शन कम होगा, तो रेसिस्टेंस होगा कम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं हुआ? एरिया बढ़ रहा है तो रेसिस्टेंस घट रहा है, उल्टा चल रहा है ना। तार पतला है, दिक्कत से जाएगा आगे, ओवरकम ज्यादा करना पड़ेगा नहीं। तो अगर एरिया कम हो रहा है, तार पतला हो रहा है, एरिया कम हो रहा है, तो रेसिस्टेंस ज्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है, उल्टा हो रहा है ना। तो ये बात है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इफ द कंडक्टर विल बी थिक। अगर कंडक्टर कैसा है,
ठीक है, मोटा है, इट विल हैव मोर क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है कि ज्यादा है, एंड रेसिस्टेंस विल बी लेस, रेसिस्टेंस होगा कम, मींस रेसिस्टेंस कम होगा, इसका मतलब क्या होगा, मींस ऑब्स्ट्रक्शन विल बी लेस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन कम होगा, रुकावटें कम होगी, रेसिस्टेंस भी क्या होगा, कम। रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के, तो यहाँ पे देखेंगे लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तब उस दोनों बात को समराइज कर दिए हैं कि दो फैक्टर के बारे में पढ़े, एगो लेंथ के बारे में कंडक्टर के और एगो क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में। तो रेसिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब प्रोपोर्शनलिटी हटा है तो एगो कांस्टेंट आ गया है, और यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ये हो गया, और इसको पढ़ते हैं लोग रो, RHO, रो, ये हो गया हमारा रेसिस्टेंस, ये है रेसिस्टेंस और ये है रेसिस्टिविटी। कल बात करेंगे लोग इसके ऊपर, अब इसके ऊपर ही बात करना है, रेसिस्टिविटी के ऊपर ही बात करना है, तो बस बात बता रहे हैं कि ये क्या हो गया, रेसिस्टिविटी। रेसिस्टेंस तो डिपेंड कर रहा है लेंथ पे, एरिया पे, और भी कुछ फैक्टर है जिसके बारे में कल डिस्कशन करेंगे, लेकिन रेसिस्टिविटी डिपेंड करेगा वन एंड ओनली कोई भी कंडक्टर के मटेरियल पर, ठीक है, उस मटेरियल्स का नेचर कैसा है, लेंथ कितना है फर्क नहीं पड़ेगा, समझ में आ रहा ना, एरिया कितना है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, किस मटेरियल का बना हुआ है इस चीज से फर्क पड़ेगा, समझ में आ रहा ना, तो वो मटेरियल का नेचर कहते हैं, जस्ट नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा, बाकी किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग रो, क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, सिंबल को पढ़ते हैं रो, जिसका मतलब होता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी, और बाकी ये तो पता ही है, एल का मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और रेसिस्टेंस। अब R इज इक्वल टू रो L बाई ए, ये भी एक सुपरहिट फॉर्मूला है इलेक्ट्रिसिटी में, एक V इज इक्वल, तीन चार को तो फेमस फॉर्मूला है, एक Q इज इक्वल टू N, और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला V इज इक्वल टू W बाई Q, एक Q इज इक्वल टू IT, मतलब I इज इक्वल टू Q बाई T, और एक आ गया था रेसिस्टेंस V इज इक्वल टू IR, और एक आ गया R इज इक्वल टू रो L बाई A। रेसिस्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी इनटू लेंथ ऑफ कंडक्टर बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है। अब हम लोग देखे थे लोग कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेसिस्टेंस, और रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, तो यहाँ से ये L बाई ए आ गया। अब ये प्रोपोर्शनलिटी हटा तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाई ए हो गया, बोलो, जहाँ पे हम लोग रो को रेसिस्टिविटी के अकॉर्डिंग डिफाइन किए थे, रेसिस्टिविटी या इसी को बोलेंगे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, यही था ना, और हम बोल रहे थे कि रेसिस्टिविटी किसी भी कंडक्टर के मटेरियल्स के नेचर है ना, किसी भी कंडक्टर के मटेरियल्स का प्रॉपर्टी है, क्या, रेसिस्टिविटी, इसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे लोग। तो एक लेंथ के बारे में बात कर लिए और दूसरा एरिया के बारे में बात कर लिए। अब अगर रेसिस्टिविटी मतलब नेचर ऑफ कंडक्टर, वो कंडक्टर का नेचर, जैसे फॉर एग्जांपल बात करो, मान लो कि इतना बड़ा दुगो वायर है, एक सिल्वर वायर है और दूसरा कॉपर वायर है, हमको पता है कि दोनों मेटल वायर है, तो दोनों का दोनों इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, चलो दोनों का लेंथ बराबर है और दोनों का थिकनेस भी बराबर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या है कि सेम है, तो दोनों में सेम लेंथ भी बराबर और एरिया भी बराबर, लेकिन मटेरियल अलग अलग है, एगो सिल्वर का है और दूसरा कॉपर का है, तो दोनों में रेसिस्टेंस सेम लगेगा कि अलग अलग लगेगा, अलग अलग लगेगा, समझ में आ रहा है ना, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सिर्फ रेसिस्टेंस लेंथ पर और एरिया पर डिपेंड नहीं करेगा, वो किस मटेरियल का कंडक्टर है इस बात पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि अलग अलग मटेरियल्स के रेसिस्ट करने का नेचर अलग अलग होता है, इसी को बोलते हैं रेसिस्टिविटी, कि मतलब मटेरियल्स का जो खुद का जो एबिलिटी है रेसिस्ट करने का, जो खुद का प्रॉपर्टी है रेसिस्ट करने का, उसी को बोलते हैं हम लोग रेसिस्टिविटी। तो चूंकि सिल्वर वायर और कॉपर वायर लेंथ सेम है और एरिया भी सेम है, फिर भी
हम बोलते हैं कि सिल्वर वायर के द्वारा रेसिस्टेंस कम लगेगा और कॉपर वायर के द्वारा रेसिस्टेंस ज्यादा लगेगा, क्योंकि सिल्वर पता है कि बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। बेस्ट कंडक्टर क्यों है? क्योंकि उसकी रेसिस्टिविटी बहुत बहुत कम है। तो रेसिस्टिविटी कम मतलब रेसिस्ट करने का उसके पास प्रॉपर्टी कम, तो कम रेसिस्ट करेगा। और उतना ही लेंथ और उतना ही एरिया का कॉपर वायर है। लेंथ एरिया तो सेम है, लेकिन मटेरियल्स का नेचर, कॉपर होने के नाते मेटल है, रेसिस्टेंस कम है, लेकिन कंपैरेटिवली सिल्वर का जितना रेसिस्टिविटी होता है उससे कॉपर का रेसिस्टिविटी ज्यादा होगा। तो जितना रेसिस्टेंस सिल्वर वायर के द्वारा ऑफर होगा, सेम लेंथ और सेम एरिया के होने के बावजूद उससे ज्यादा रेसिस्टेंस कॉपर वायर के द्वारा ऑफर्ड होगा। बात समझ आ रहा है? तो यहाँ पे रेसिस्टेंस एक थर्ड प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, और वो क्या है? रेसिस्टिविटी, मतलब किसी भी कंडक्टर के मटेरियल्स का नेचर, कि वो किस मटेरियल्स का बना हुआ है, इस बात पर भी रेसिस्टिविटी के अकॉर्डिंग डिपेंड होता है। और रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस तो लेंथ पर, एरिया, इस सब पर, मटेरियल्स पर डिपेंड करता है, लेकिन रेसिस्टिविटी किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ मटेरियल्स के नेचर पर। बाकी वो लेंथ, एरिया किस चीज का, उसको कोनो फर्क नहीं है। क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या करंट है, इससे कोनो फर्क नहीं है। रेसिस्टिविटी सिर्फ डिपेंड करेगा मटेरियल्स के नेचर पे। ठीक, तो एक थर्ड प्रॉपर्टी हो गया मटेरियल्स का नेचर, और इसके बाद एक और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग, टेम्परेचर। हाँ, रेसिस्टेंस टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। तो मेटल्स में ऐसा होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उस मेटल कंडक्टर के द्वारा ऑफर्ड रेसिस्टेंस भी बढ़ता है। माने मेटल्स में रेसिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर ज्यादा तो रेसिस्टेंस भी ज्यादा, टेम्परेचर कम तो रेसिस्टेंस भी कम। हाँ, कुछ अलॉय है, अलॉय समझता है सब ना? दो या दो से ज्यादा मेटल्स का होमोजेनियस मिक्सचर को क्या बोलते हैं? अलॉय। ये मेटल का प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल्स अलॉय नहीं बनाते हैं। तो कुछ अलॉय है, एक जैसे कि एक मैग्नीन, कॉन्स्टेंटाइन, है ना, नाइक्रोम, तो ये सब कुछ अलॉय है जिसमें टेम्परेचर बढ़े तो या घटे तो उससे रेसिस्टेंस को कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तभी भी उतना ही रेसिस्टेंस होगा, और टेम्परेचर घटेगा तभी भी उतना ही रेसिस्टेंस होगा। तो ये सब कुछ अलॉय को छोड़ दो, तो बाकी नॉर्मली मेटल्स का रेसिस्टेंस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो रेसिस्टेंस भी घटेगा। तो अब ओवरऑल रेसिस्टेंस चार चीज पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर, एरिया पर, मटेरियल्स के नेचर पर, किस मटेरियल का बना हुआ है, सिल्वर का है, कॉपर का है, एल्युमिनियम का है, किसका है, और चौथा टेम्परेचर पे, कि वो वायर किस टेम्परेचर पर है। बात समझ रहा है? शुरू में मेटल में क्या था? मेटल में करंट पास कर रहा है तो जितना रेसिस्टेंस उसका नॉर्मल है उतना रेसिस्टेंस लगाएगा, ठीक है। लेकिन लगातार करंट पास करने से हम लोग पढ़ेंगे लोग हीटिंग इफेक्ट, मेटल्स गर्म होते हैं। समझ में आ रहा है ना? जब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ज्यादा देर के लिए वर्क करेगा तो क्या होगा कि गर्म होगा। जब वही कंडक्टर जब गर्म हो जाएगा तो बना तो है मेटल का और वो हो गया है गर्म, मतलब टेम्परेचर उसका बढ़ गया है तो रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो अब जो रेसिस्टेंस, जो कंडक्टर पहले जितना रेसिस्टेंस लगाता था, जितना रुकावट पैदा करता था चार्ज को फ्लो होने के लिए, गर्म हो जाने के बाद अब और ज्यादा रेसिस्टेंस लगाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ उसका रेसिस्टेंस भी बढ़ गया है। तो अब और ज्यादा रेसिस्टेंस लगाएगा तो अब करंट का खपत और भी ज्यादा होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस लगाएगा ज्यादा तो करंट को ले जाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा ज्यादा, और अब करंट का खपत ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? तो ये चार चीज पर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। रेसिस्टिविटी जो कि मटेरियल पे के नेचर पर डिपेंड करता है, मटेरियल्स को छोड़कर किसी दूसरे चीज पर डिपेंड नहीं करता है। इतना बात लिख लीजिए और फिर हम लोग रेसिस्टिविटी के बारे में जानेंगे। हाँ, यहाँ से हम लोग रेसिस्टिविटी का यूनिट निकल सकते हैं। देखो यहाँ पे R इज इक्वल टू रो एल बाई ए है। ये तो हम लोग को पता है कि रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम, यही होता है ना, रेसिस्टेंस का यूनिट ओम। तब इसके अकॉर्डिंग अगर हम यूनिट निकालें तो ये रो एल बाई ए, ये रेसिस्टिविटी है ना, ये रेसिस्टेंस के बराबर है। इसी को उल्टा लिख दिए हैं, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए,
अब यहाँ पे रेसिस्टिविटी को निकालेंगे तो आर ए चल जाएगा ऊपर और एल आ जाएगा नीचे। यहाँ से रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला निकल गया, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। नीचे है एरिया डिवाइड में तो ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया है, और ये ऊपर है मल्टीप्लाई में तो ये नीचे आ गया है डिवाइड में, टी लिखा गया है। चलो ये एल हो गया, तो रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, मतलब रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू रेसिस्टेंस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया बाय लेंथ ऑफ कंडक्टर। इसको सॉल्व कर देंगे तो रेसिस्टिविटी हमारा निकल जाएगा। अब इसके यूनिट की बात है, देखो रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, तो एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ क्या होता है मीटर। ये मीटर से ये स्क्वायर है, मैंने मीटर इंटू मीटर, ये कट गया तो सिर्फ क्या बच गया ओम मीटर। इस तरह से रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है ओम मीटर, और ये सिर्फ मटेरियल्स के नेचर पे डिपेंड करता है। दूसरा, इसको लेंथ उनसे कोनो मतलब नहीं है, कितना भी लेंथ रहे अगर रेसिस्टिविटी उतना है कोई सिल्वर वायर का उतना ही रहेगा। बात समझ आ रहा है, अगर एरिया ज्यादा है या कम है उतना रेसिस्टिविटी है उतना ही रहेगा, लेकिन रेसिस्टेंस में ऐसा नहीं है। वही कंडक्टर लेंथ बढ़ गया तो अब रेसिस्टेंस लगाएगा ज्यादा, एरिया बढ़ गया तो रेसिस्टेंस लगाएगा कम। लेंथ पर, एरिया पर, मटेरियल्स पर और टेम्परेचर पे। वही कंडक्टर लेंथ एरिया वही है, टेम्परेचर बढ़ गया तो रेसिस्टेंस लगाएगा ज्यादा, अगर मेटल का है तो। ये सब चीज पर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, रेसिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता है। और रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है ओम मीटर। तो एक ओम मीटर को कैसे डिफाइन करेंगे, जब रेसिस्टेंस हो 1 ओम, एरिया हो कंडक्टर का 1 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर का तार हो, उसमें जब करंट जाएगा तो उस कंडक्टर के रेसिस्टिविटी को हम क्या बोलेंगे 1 ओम मीटर। सब 1 इंटू 1/1 करेंगे तो 1 नहीं आएगा, तो कितना हो जाएगा 1 ओम मीटर। इतना बात को भी लिख लिया जाए, ठीक। हम लोग यहाँ पे तो अभी इसका सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में कोई आगे बढ़ा रहे हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी में पढ़े थे हम लोग रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है और दूसरा एरिया पे, उस दोनों को मिला के आ गया था R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। वहां पे हम समझाते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी हटा है तो वहां पे आ गया है रेसिस्टिविटी, तो रो का मतलब रेसिस्टिविटी, ठीक है। तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, और रेसिस्टिविटी कुछ नहीं, वही जो थर्ड नंबर की बात करेंगे नेचर ऑफ कंडक्टर। वही कंडक्टर किस मटेरियल्स का बना है, सिल्वर का है, कॉपर का है, एल्युमिनियम का है, तो मटेरियल्स का अपना जो नेचर है रेसिस्ट करने का उसको बोलते हैं हम लोग रेसिस्टिविटी। और ये थ्रू आउट द रेसिस्टेंस, थ्रू आउट द वायर, थ्रू आउट द कंडक्टर, लेंथ क्या भी रहे, एरिया क्या भी रहे, सेम रहेगा, इसमें बदलने वाली बात नहीं है। रेसिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है, बाकी उससे लेंथ एरिया से कोनो फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे आ गया था, अब इसको उल्टा कर दिया, तो रो को अकेले कर दिए तो रो इज इक्वल टू, सबको इन्हें भेज दिए, तो रो इज इक्वल टू क्या आ गया आर ए बाई एल, द रेसिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंडक्टर का बाई लेंथ ऑफ कंडक्टर। और यहाँ से यूनिट डिराइव किए, रेसिस्टेंस का ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर। तो अब यहाँ से कैंसिल आउट करने के बाद रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या आ गया है ओम मीटर, ठीक है। तो यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या हो गया है ओम मीटर। और ये बात है कि रेसिस्टिविटी लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, लेंथ और एरिया पे क्या डिपेंड करता है रेसिस्टेंस। हमेशा याद रखो रेसिस्टेंस में रेसिस्टिविटी में अंतर है, बात समझ आ रहा है ना। ये है रेसिस्टेंस और ये है रेसिस्टिविटी, समझ में आ रहा है। रेसिस्टेंस का मतलब चार्ज को कंडक्टर के द्वारा, चार्ज को कितना फ्लो होने से ऑब्स्ट्रक्ट किया जा रहा है, कितना रोका जा रहा है, वो कहलाएगा रेसिस्टेंस। अब मटेरियल का जो प्रॉपर्टी जितना से वो खुद रोकना चाहेगा, उस एबिलिटी, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग रेसिस्टिविटी। बात समझ आ रहा है। रेसिस्टेंस माने इलेक्ट्रॉन के जो फ्लो होता है उसको ऑब्स्ट्रक्शन घट बढ़ सकता है लेंथ के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग, लेकिन रेसिस्टिविटी हमेशा क्या होगा कि सेम रहेगा, वो घटेगा बढ़ेगा नहीं। तो रेसिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ एंड एरिया,
लेंथ पर और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड नहीं करेगा। इट ओनली डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, कि कंडक्टर कौन मटेरियल का बना हुआ है उसके नेचर पे। और वही बात को आगे बढ़ाते हैं, नेचर ऑफ कंडक्टर। देखो, रेसिस्टेंस आल्सो डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर along with length और एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। रेसिस्टेंस कंडक्टर के मटेरियल के नेचर माने रेसिस्टिविटी पर भी डिपेंड करता है। अब मान लो कि एरिया लेंथ वही रहते हैं, वही बात बता रहे हैं, और वो मटेरियल का कैपेसिटी नेचर है कि खूब रेसिस्ट करने के लिए रेसिस्टिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग से रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। और उतना ही लेंथ और एरिया का दूसरा वायर है और उस मटेरियल का नेचर कम है रेसिस्ट करने का, तो उसमें रेसिस्टेंस कम लगेगा। बात समझ में आ रहा है? तो मटेरियल के नेचर के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो टू वायर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल, दूगो वायर है, तार दूगो है, जिसका लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया विल हैव, कहां गया, टू वायर ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स हैविंग सेम लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। मटेरियल अलग अलग है, अगर रेसिस्टेंस सिर्फ लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है तो दोनों वायर का रेसिस्टेंस सेम होता है। दोनों वायर पे जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वो दोनों वायर के द्वारा सेम रेसिस्टेंस ऑफर होता है, क्योंकि लेंथ और एरिया दोनों का क्या है कि सेम है। लेकिन इसके अलावा नेचर पर भी डिपेंड कर रहा है, और दोनों डिफरेंट मटेरियल का वायर है, डिफरेंट मटेरियल का नेचर भी डिफरेंट होगा, और जब नेचर डिफरेंट होगा तो डिफरेंट एबिलिटी होगा उसके फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करने का, तो दोनों के द्वारा रेसिस्टेंस भी अलग अलग लगेगा। तो टू वायर ऑफ डिफरेंट मटेरियल हैविंग सेम लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया रन दिस will have different resistance. It is because of nature of materials of that conductor. ये किसके चलते? कंडक्टर के मटेरियल्स के नेचर के चलते। मतलब रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेसिस्टिविटी ज्यादा तो रेसिस्टेंस भी होगा ज्यादा, रेसिस्टिविटी कम तो रेसिस्टेंस भी होगा कम। अब नेक्स्ट टेम्परेचर, जिसके बारे में बता दिए थे। इन मेटल रेसिस्टेंस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ रेसिस्टेंस क्या होता है कि बढ़ता है। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो मेटल का रेसिस्टेंस भी क्या होगा कि ज्यादा होगा, और टेम्परेचर कम तो रेसिस्टेंस भी कम। इसीलिए कोई भी कंडक्टर वर्क करते करते धीरे धीरे क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा रेसिस्टेंस करने लगता है, गर्म होते जाएगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा ज्यादा से ज्यादा रेसिस्टेंस करते जाएगा। नहीं, हाँ, लेकिन कुछ एलॉय हैं जैसे कि नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटाइन, मैग्नीन, ये सब में क्या होता है कि रेसिस्टेंस डू नॉट चेंज विथ टेम्परेचर।